नमस्कार। पिछले पाठ में हमने जाना कि आत्मकथा किसे कहते हैं, किस तरह की होनी चाहिए आत्मकथा। एक अच्छी आत्मकथा किस तरह से लिखी जाती है, उसमें किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए। इस पाठ में हम आत्मकथाओं को अन्य विधाओं के साथ तुलनात्मक ढंग से देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे आत्मकथा और जीवनी को एक ही कहा गया था, क्योंकि लेखक अपने जीवन कृत्यों को केंद्र बनाकर आत्मकथा लिखता है और किसी भी दूसरे के जीवन कृत्यों को केंद्र बनाकर जीवनी लिखता है, जो किसी अन्य का जीवन चरित्र है, लेखक का स्वयं नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मकथा जीवनी नहीं है। अपने जीवन की घटनाओं का स्वलिखित विवरण आत्मकथा है और दूसरे के द्वारा लिखित विवरण ही जीवनी है। अतः हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, आत्मकथा और संस्मरण में क्या अंतर है, आत्मकथा और डायरी क्या है और आत्मकथा और पत्र क्या है। आत्मकथा और जीवनी, आत्मकथा और जीवनी में पर्याप्त अंतर है। वैसे दोनों ही विधाओं में व्यक्तिगत मानव अस्तित्व का पुनः सृजन करती है तथा अनुभव का गुणात्मक रूप प्रस्तुत करती है। स्टाफर की मान्यता है कि जीवनी और आत्मकथा का अंतर मात्र औपचारिक है। इन दोनों के बीच के अंतर को मुख्यतः तकनीकी और सार्वनामिक मान सकते हैं। हिंदी साहित्य कोशकार के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन वृतांत को जीवनी कहते हैं, जो अंग्रेजी के पर्याय बायोग्राफी नाम से जानी जाती है। सामान्यतः जीवनी में व्यक्ति के कार्यों का वर्णन होता है। आत्मकथा में अपने तथ्यों के लिए मूलतः अपनी स्मृति को आधार बनाना होता है तथा अपने विगत जीवन और बीती घटनाओं को बार बार अपनी चेतन स्मृतियों तक लाना होता है तथा उन घटनाओं को अनुभूत करना होता है। जीवनीकार अपने नायक के जीवन की एक घटना का दूसरी घटना से सापेक्षिक संबंध जोड़ता है तथा उसकी स्थिति दर्शक की स्थिति होती है, नायक की नहीं। जीवनीकार स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित रहकर परिस्थिति विशेष को आत्मकथाकार से सर्वथा भिन्न रूप में अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। आत्मकथाकार प्रत्यक्ष मानवीय विषयों से संबंधित निजी घटनाओं पर भी तीखेपन और निसंगतता से प्रकाश नहीं डाल पाता है जितना जीवनीकार। इतना ही नहीं, आत्मकथा जहां स्व नायक के जीवन काल में रची जा सकती है, वहां जीवनी नायक के जीवन काल के बाद भी लिखी जा सकती है और लिखी जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आत्मकथा स्वयं लिखित स्व इतिहास है और अपने संकलित तथ्यों, सामग्रियों, उद्देश्य और नायक के प्रति लेखकीय सहानुभूति पूर्वक लिखा गया इतिहास जीवनी है। इतना सत्य है कि तथ्यों के सत्य निरूपण की दृष्टि से आत्मकथाकार और जीवनीकार इतिहासकार के अधिक निकट है। आत्मकथा और संस्मरण में स्थूल रेखाओं से विभाजन करना संभव है, पर पहचान करके अंतर स्पष्ट कर पाना कठिन है। पाश्चात्य आलोचक पास्कल के अनुसार आत्मकथा और संस्मरण को स्थूल रेखाओं से विभाजित कर पाना दुष्कर कार्य है और शायद कोई एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची भी नहीं जा सकती। संस्मरण के लिए विवरण, वृत्तांत, चरित्र, व्रत, व्यक्तिगत परिचय, व्यक्तिगत ज्ञान, आत्मचरित्र, जीवन चरित्र आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनका अंग्रेजी पर्याय मेमोयर है, जबकि स्मृति, संस्मृति, पूर्व स्मृति, संस्मरण, संस्मृत घटना, याद किया हुआ तथ्य, स्मरणकारी लक्षण का अंग्रेजी पर्याय रेमिनेंसेस है। हिंदी में दोनों के लिए संस्मरण प्रयुक्त होता है। संस्मरण लेखक जो स्वयं देखता है
जिन तथ्यों को स्वयं अनुभूत करता है उसी का वर्णन करता है। हिंदी साहित्य कोशकार के अनुसार संस्मरण अपनी समस्या के इतिहास को लिखते हुए भी इतिहास के वस्तुपरक रूप से अलग होते हैं। संस्मरण लेखक की अपनी अनुस्मृतियों, भावनाओं और संवेदनाओं का मिश्रण अनायास ही ऐतिहासिक तथ्यों से हो जाता है। संस्मरण में लेखक का ध्यान अपने पात्र या नायक के बाह्य परिवेश या निकट आए व्यक्तियों को अंकित करने पर केंद्रित होता है, स्वयं लेखक को अंकित नहीं करता है। आत्मकथा का संक्रांतिकालीन गतिविधियों, प्रभावित करने वाली घटनाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं को सहती हुई अपनी निजी मन स्थितियों का विश्वसनीय आधार प्रस्तुत करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आत्मकथा किसी बिंदु पर संस्मरण होती है और संस्मरणों का आत्मकथात्मक सूचनाओं पर आधारित होना अनिवार्य भी है। अतीत की स्मृति से संबद्ध रखने के कारण आत्मकथा का संस्मरण की सीमा में रहना अपेक्षित है, किंतु यह संपूर्ण निजी जीवन व्रत का कालक्रमानुसार स्मरण है। किसी विशेष कालखंड में घटित और अनुभूत घटना का ही स्मरण है, व्यक्ति का नहीं। आत्मकथा में सारी क्रिया प्रतिक्रियाओं का बिंदु स्व होता है, वहाँ संस्मरण में यह बिंदु पर होता है, जिसका लेखकी व्यक्तित्व से कभी निकट और कभी दूर का संबंध होता है। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि आत्मकथा संस्मरणों से अलग मात्र बीती घटनाओं की प्रस्तुति और विवरण नहीं, बल्कि पूरे बीते हुए अपने जीवन को पुनः जिए जाना है और उस जीवन का एक छत्र नायक आत्मकथाकार ही होता है। संस्मरण से पाठक घटनाओं और सार्वजनिक महत्व के व्यक्तियों और क्रियाकलापों की आत्मीय सूचनाओं के साथ साथ लेखक के अपने दृष्टिकोण की अपेक्षा करते हैं। आत्मकथा और डायरी प्रतिदिन के अनुभवों के यथार्थ रूप में डायरी में किए गए आकलन को डायरी नामक विधा के रूप में जाना गया है। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द डाइटम से डाइस बना, जिसका अर्थ एक दिन, अ डे होता है, और उस दिन का जो लेखा जोखा रखा जाता है उसे डायरी कहते हैं। हिंदी में भी डायरी शब्द का प्रचलन है, यद्यपि डायरी के हिंदी पर्याय दैनंदिनी, दैनिकी भी प्रचलित हैं। यह डायरी लेखन प्रतिदिन की आत्मकथा है। प्रतिदिन के अनुभवों पर लिखी गई डायरी वास्तव में व्यक्ति के खुद के जीवन के प्रतिदिन की क्रिया के द्वारा संरक्षित स्वरूप है, जो अब विधा के रूप में जाना गया है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार डायरी के माध्यम से लेखक के सद्य स्फुरित भाव तथा विचारों की अभिव्यक्ति मिलती है। डायरी लेखक अपने निजी अनुभवों को बड़ी ईमानदारी के साथ प्रथम पुरुष में अंकित करता है और उसका स्वरूप सत्य होता है। अन्य विधाओं में लेखक कल्पना का आश्रय ले सकता है, पर डायरी लिखते समय दिन भर के कार्यकलापों का सत्य अंकन नहीं करता है। उस क्षण लेखक अपने आप से सीधा साक्षात्कार करता है, इसलिए डायरी में दुराव नहीं करता। वह निजी संपत्ति एवं निजता का यथार्थ होता है। इस निष्कर्ष पर आत्मकथाकार भी निजता या स्व का उल्लेख करता है, जिसके संबंध में हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि बहुत स्वाभाविकता से लिखी जाने पर भी आत्मकथा प्रकाशित करने के ध्येय से लिखी गई थी और उसने निश्चय ही मेरी स्वाभाविकता को परिसीमित किया है। प्रस्तुत डायरी प्रकाशित करने के ध्येय से नहीं लिखी गई थी। मैं केवल उतना दावा कर सकता हूँ कि इसमें मैं अपने अधिक स्वाभाविक रूप में आपके सामने हूँ। प्रवास की डायरी अपने पाठकों से। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार डायरी हो या आत्मकथा,
आदमी अपने सही रूप को उस तरह आंक नहीं सकता जिस तरह उसे तटस्थ व्यक्ति आंक सकता है। हम हर समय कोई न कोई मुखौटा लगाकर चलते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए डायरी निजी जीवन से संबंधित होकर भी देश, काल और परिवेश से प्रभावित और प्रतिक्रिया संपन्न होती है। डायरी और आत्मकथा जैसी दोनों विधाएं लेखक की अंतरंगता से परिपूर्ण होती हैं, लेकिन फिर भी दोनों में औपचारिक अंतर है। आत्मकथा जहां संपूर्ण जीवन को एक विशिष्ट समय के एक विशिष्ट क्षण में देखती है और उसकी जीवन की समीक्षा करती है। डायरी व्यक्तित्व की कितनी ही प्रकाशिका क्यों ना हो, पर वह अपने लिखे जा रहे काल के क्षण की श्रृंखला में दोलायमान रहती है। डायरी लेखक उन स्थितियों, बातों और भावनाओं को निबद्ध करता है जो उस विशिष्ट क्षण में महत्वपूर्ण लगती हैं। यही नहीं, डायरी में लेखक सामान्यतः तत्कालीन क्षणों के ताजा अनुभव अंकित करता है। कभी कभी बीते क्षणों के अनुभवों का मूल्यांकन करना भी नहीं भूलता, लेकिन दूसरी ओर आत्मकथा में लेखक घटनाओं और फुटकर कार्यकलापों को मोड़कर या काट छांट कर एकीकृत रूप में समग्रता में रूपायित करता है। अतः वह आत्मकथाकार का द्वारा जीवन पर पुनर्विचार और जीवन का प्रतिबिंबन होता है, मगर डायरी में जीवन को उसकी समग्रता और नियमितता में नहीं देखा जाता। आत्मकथा और पत्र आत्मकथा नहीं होते, पर पत्रों में आत्म की अभिव्यक्ति प्रखर रूप में निहित होती है। पत्र में निहित आत्मीयता से पत्र लेखक के व्यक्तित्व की पहचान होती है। पत्रों की आत्मकथात्मकता, निजता, संवेदनशीलता और मन स्थितियों की बेजोड़ अभिव्यक्ति और उसकी प्रवहमानता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद के पत्रों के संबंध में अमृत राय ने कहा है, चिट्ठियां किसी का भी आईना होती हैं, उस आदमी की तबीयत का। मुंशी जी की चिट्ठियां तो और भी, जिनमें किसी तरह की बनावट या तकल्लुफ नहीं है। कागज उठाया और लिख दी, एक चिट्ठी की जैसे आमने सामने बैठे बातें कर रहे हो। प्रेमचंद की चिट्ठी पत्र, अमृत राय। एक सामान्य आत्मकथा तो एक संपूर्ण जीवन का सारांश है। आत्मकथा एक व्यक्ति के जीवन के बड़े महत्वपूर्ण भागों का मूल्यांकन होती है, लेकिन एक पत्र लेखक के अंतरंग संसार में ले जाने का उसकी मनोवैज्ञानिक मानसिक स्थितियों से संबंधित स्पष्टोक्तियां ही होते हैं, तथा उनकी प्रवृत्तिगत असंबद्धता के कारण उन्हें आत्मकथा कदापि नहीं कहा जा सकता। पत्रों की महत्ता का उल्लेख करते हुए जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा कि कौन जाने कब ये पत्र उनके दीप्त दृप्त जीवन के आसपास झुके हुए धूमिल आकाश को गहन आत्म प्रकाश से उद्भासित करने में आंशिक सहायता प्रदान करें। निराला के पत्र 1971 से लिया गया। पत्र की एक विशेषता यह है कि पत्र आत्मीय भावना से किसी विश्वसनीय व्यक्ति को लिखे जाते हैं, अतएव उनमें दुराव छिपाव नहीं रहता। उसके साथ ही उनमें सादगी, स्वाभाविकता, निष्कपटता का निर्वाह होता है तथा लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व की गहरी छाप लिए होते हैं। यही कारण है कि आत्मकथात्मकता से परिपूर्ण होकर भी पत्र कभी आत्मकथा जैसी विधा नहीं होते। आत्मकथा एक आत्मिक निर्भरता की मांग है। आत्मकथा लिखने का निर्णय स्वयं में जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उसमें आत्मकथाकार को निश्चित ही स्वपरीक्षण का निर्मम काम करना होता है तथा अपनी स्वीयता का औचित्य समर्थन भी प्रदर्शित करने की अनिवार्यता निर्दिष्ट करनी होती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि आत्मकथा और आत्मकथात्मक अन्य समकक्षी विधाओं में स्पष्टतः अंतर देखा जा सकता है। तो इस पाठ में हमने आत्मकथा और अन्य विधाओं के बीच के संबंधों पर बातचीत की। आशा है आपको इसको समझने में
कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, आत्मकथा डायरी क्या है, आत्मकथा और पत्र में क्या भेद है, आत्मकथा संस्मरण से किस तरह से अलग है, इनको समझने में मदद मिली होगी। अगले पाठ में हम आत्मकथा लेखन के विकास पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।